लास्ट टाइम हमने थिन सिलेंडर्स को डिस्कस किया था। आज हमने थिक सिलेंडर्स को डिस्कस करना है। थिक सिलेंडर्स का टॉपिक उन दो बुक्स में नहीं है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, मैकेनिक्स मटेरियल्स बाय पाइटल और मैकेनिक्स मटेरियल्स बाय आर.सी. हिबलर। इनमें थिक सिलेंडर्स का टॉपिक नहीं है, इसलिए हम कुछ और रेफरेंस बुक्स यूज़ कर रहे हैं। ये बुक है मैकेनिक्स मटेरियल्स विद प्रोग्राम्स इन सी बाय M.A. इसी तरह की एक और बुक है जो इस टॉपिक को कवर करती है विद स्लाइट डिफरेंट अप्रोच। इस बुक में ये आपको टॉपिक मिल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बाय नेजी। तो मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, ये जो JRM की बुक है। ये हम शुरू में डिस्कस कर चुके थे कि थिन सिलेंडर्स और थिक सिलेंडर्स का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हमने डिस्कस किया था कि थिन सिलेंडर्स हमने डिस्कस किया था कि थिन सिलेंडर्स के अंदर, ये हमारी डिस्कशन हुई थी, थिन सिलेंडर्स में इंटरनल रेडियस 10 टाइम्स ग्रेटर होता है थिकनेस से, और थिक सिलेंडर्स में इंटरनल रेडियस 10 टाइम्स थिकनेस से कम होता है। So it is seen that the analysis of thin cylinders is simplified considerably by assuming constant stress over the thickness. Thickness बहुत small होती है compared to the radius, so जो variation है वो negligible होती है over the thickness. However, in the case of thick cylinders, the variation of stresses across the thickness cannot be ignored. Thus, we need to consider the following stresses in the material of a thick cylinder. Hoop stress hoop stress और longitudinal stress ये वही हैं। हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ये वही हैं जो एक थिन सिलेंडर्स में भी डेवलप होती है, लेकिन इस केस में एक एडिशनल स्ट्रेस डेवलप होती है जिसको रेडियल स्ट्रेस हम कह रहे हैं। ये बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ कि ये किस तरह एक्ट कर रहा है। डिस्कशन को फर्दर कैरी करने से पहले मैं आपको पहले ये समझा दूँ कि रेडियल स्ट्रेस कहाँ एक्ट करता है। हमने डिस्कस किया था, लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम। हमने डिस्कस किया था कि हुप स्ट्रेस की वजह से इसका जो सर्कमफेरेंस है, ये मैं थिन सिलेंडर्स वाले डिस्कशन की बात कर रहा हूँ, ये थिक सिलेंडर्स में भी फिनोमिनन इसी तरह का होता है। हुप की बात कर रहा हूँ अभी। हुप स्ट्रेस की वजह से इसका सर्कमफेरेंस बढ़ता है, इसका डायमीटर बढ़ता है, ये फूलता है, उसकी वजह से इसके वॉल्स में स्ट्रेस आती है और ये इस तरह का फेलियर की टेंडेंसी रखता है कि ये वाली साइड ऊपर वाली साइड से अलग होने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये वॉल, ये हमने सेक्शन यहाँ काटे हुए, तो ये ऊपर, तो ये वाली ये सिग्मा सी नज़र आ रहा है सर, ये सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस थी जो हमने डिस्कस की थी। और लॉन्गिट्यूडनल ये हमने डिस्कस किया था, उस वक्त डेवलप होगा अगर इसके एंड्स क्लोज्ड होंगे और एंड्स को पुश करेगा फ्लूइड, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड पुल अपार्ट होगी, उसमें ये वॉल में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होगा। एक और स्ट्रेस जो जिसके अभी हम बात कर रहे हैं वो रेडियल स्ट्रेस है। अगर ये थिन सिलेंडर है तो फिर आप उसमें रेडियल स्ट्रेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये अगर थिक हो तो उस केस में जैसे यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, अगर एक थिक सिलेंडर हो जिसमें ये इंटरनल रेडियस है और यहाँ से लेके ये आगे तक ये एक्सटर्नल इसका यानी आउटर इसका रेडियस है, इस केस में इंटरनल प्रेशर यहाँ पे लग रहा है और हमने एक्सटर्नल प्रेशर को भी इस वक्त कंसीडर किया हुआ है कि ये भी इस पर बाहर से एक्ट कर रहा है, P0 और इंटरनल PI। अच्छा, रेडियल स्ट्रेस जो है वो किस तरह एक्ट करते हैं। रेडियल स्ट्रेस अगर मैं इस सरफेस पे बात करूँ, इनर सरफेस पे, ये इस इंटरनल प्रेशर के इक्वल है, यानी ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है जो मटेरियल को इस डायरेक्शन में कंप्रेस कर रहा है, इस रेडियल डायरेक्शन में कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। बाकी जो दो स्ट्रेसेस हैं, मसलन अगर सर्कमफेरेंशियल की बात करूँ तो सर्कमफेरेंशियल को अगर हम देखें तो वो इस प्लेन के अलोंग स्प्लिटिंग करेगा, तो इस पार्ट को इस तरफ, इस पार्ट को इस तरफ फ्लाई करेगा, इस तरफ पुश करेगा इसके अलोंग। या अगर हम जिस प्लेन के भी आप अलोंग कंसिडर करें, उस प्लेन के अलोंग, इस प्लेन के अलोंग कंसिडर करें, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में अलग होने की कोशिश कर रहे हैं अलोंग दिस प्लेन। तो ये एक टेंसाइल स्ट्रेस है, हुप स्ट्रेस। सर्कमफेरेंस बढ़ती है, ये खिंचाव आता है सर्कमफेरेंस में,
अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो ये क्रॉस सेक्शन ड्रा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल आउट ऑफ द स्क्रीन इसमें एक्ट करेगा। यह चूँकि 3D फिगर नहीं है, ये 2 डायमेंशनल एक क्रॉस सेक्शन ड्रा हुआ है, तो अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो वो आउट ऑफ द स्क्रीन इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एक्ट करेगा। लेंथ ऑफ द वॉल जो है वो एलोंगेट होने की कोशिश करेगी, जबकि यानी वो भी एक टेंसाइल स्ट्रेस है। हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस ये दोनों टेंसाइल हैं। रेडियल जो स्ट्रेस है ये कंप्रेसिव है, रेडियल डायरेक्शन में मटेरियल की कंप्रेशन होगी इसकी वजह से। यहाँ पर ये इक्वल है टू द इंटरनल प्रेशर, और आउटर सरफेस के ऊपर अगर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगी। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है तो यहाँ पे ये ज़ीरो रेडियल स्ट्रेस होगा, यहाँ पे इंटरनल प्रेशर के इक्वल। सो अगर आपको इसकी सेंस समझ आ गई है तो इन 3 स्ट्रेसेस की हम बात करते हैं। हुप स्ट्रेस एंड रेडियल स्ट्रेस are the functions of radial distance and are found to vary over the thickness. However, longitudinal stress is assumed to be constant along the circumference. Hoop stress और radial stress की हम बात कर रहे हैं कि ये along the radius vary करते हैं, यानी डिपेंड करता है। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये डिफरेंट रेडियल और हुप स्ट्रेसेस होंगी, और अगर आप इस लेवल के ऊपर हैं तो यहाँ डिफरेंट होंगी। थोड़ा सा और आउटर जाएंगे तो डिफरेंट होंगी, और आउटर सरफेस पे पहुँचेंगे तो ये डिफरेंट होंगी, वेरी करती हैं अलोंग रेडियस। और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस हैं वो सेम रहती हैं, वो रेडियस, क्योंकि वो लेंथ के अलोंग एक्ट कर रही हैं, उनका रेडियल डायरेक्शन से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो रेडियस के अलोंग वेरी नहीं करती, वो थ्रू आउट सेम रहती हैं। सो उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले डिस्कस की हुई है। सो जो डिफरेंट है उसी को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो 2 स्ट्रेसेस वेरी कर रही हैं along with in the radial direction with the radial distance, इनकी हम डेरिवेशन करने लगे। हुप स्ट्रेस इन सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस, इनकी हम डेरिवेशन करने लगे फॉर थिक स्ट्रेस, फॉर थिक सिलेंडर। इसमें ये क्विकली एजम्पशंस को देख लें जो इसमें मटेरियल ऑफ द सिलेंडर इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, materials obeys Hooke's law, plane section of the cylinder remains plane even after the application of internal and external pressure। यानी जो वेसल है वो उसका जो यानी अगर मैं इस फिगर को यूज़ कर लूँ, ऑल दी 3 थिन सिलेंडर की फिगर ड्रॉ हुई है, लेकिन अगर मैं इस फिगर को यूज़ कर लूँ फॉर थिक सिलेंडर, ये 3D है, तो ये जो हमने एजम्पशन पढ़ लिया है कि plane sections of the cylinder remains plane even after the application of internal and external pressures। इसका मतलब अगर मैं इस फिगर की मदद से एक्सप्लेन करूँ तो अगर आप यहाँ पे एक सेक्शन जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, सेक्शन काटें तो बिफोर एप्लीकेशन भी ये प्लेन है और आफ्टर एप्लीकेशन भी ये प्लेन है, यानी इसमें कोई वार्पिंग नहीं होगी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर्स। यानी इसका मतलब ये है कि लॉन्गिट्यूडनल जो फाइबर्स हैं इस क्रॉस सेक्शन में, वो अगर वो उनमें यानी जो एक्सटेंशन आ रही है, जो एलोंगेशन आ रही है, तो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स सारे के सारे एक जितनी मूवमेंट कर रहे हैं, यानी उनमें ये नहीं है कि कोई फाइबर इस तरफ कम गया है और दूसरा फाइबर उसे इस तरफ कोई ज़्यादा गया है तो कोई कम गया, इस तरह नहीं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये यूनिफॉर्मली स्ट्रेच हो रहा है पूरी वॉल, जिसकी वजह से हम कह सकेंगे कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर भी ये प्लेन रहेगा सेक्शन, इसमें कोई वार्पिंग नहीं होगी कि कोई बाहर निकला हुआ है कोई अंदर की तरफ है, पूरी वॉल एक जितनी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो एक वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन, एक कांस्टेंट वैल्यू है। All the fibers of the cylinder will expand or contract independently. This is essential for this assumption to be true. Derivation of Lamb's equation is जो फाइनल हमारी इक्वेशन बन रही है फॉर हुप एंड रेडियल स्ट्रेसेस, उन इक्वेशन को Lamb's equation बोलते हैं। Lamb is the person who derived it. Consider a thick cylinder of internal radius Ri,
ये आर आई है, एंड आउटर रेडियस आर नाट, ये आर नाट है. Subjected to internal pressure Pi and external pressure P naught. Consider an elementary portion of the cylinder A, B, C, D. हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने लगे हैं. ये हमने एक एलिमेंट कंसिडर किया है, डिफरेंशियल एलिमेंट हमने लिया है. कहाँ पे लिया है? देखो, ये एक फिक्स डिस्टेंस है, ये ज्योमेट्री है बॉडी की, इंटरनल रेडियस, और ये एक्सटर्नल रेडियस, आउटर रेडियस, इसकी ज्योमेट्री है. हमने ये एलिमेंट कहाँ कंसिडर किया? इसको हम विद द हेल्प ऑफ अ डिस्टेंस आर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, जहाँ हम एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ हम स्ट्रेसेस निकालने लगे, वो डिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे. सो यहाँ से लेके सेंटर से लेके सी या सेंटर से लेके डी तक का डिस्टेंस आर है, और ये जो सी बी या डी ए जिसको आप कह सकते हैं, ये जो थोड़ा सा चेंज है इन रेडियस, वो ये डी आर है, डी आर. सो आर प्लस डी आर. ओके, कंसिडर एन एलिमेंट्री पोर्शन ऑफ द सिलेंडर ए बी सी डी ऑफ थिकनेस डी आर, ये डायमेंशन डी आर है. This element subtends an angle d theta at the center as shown in figure 8.8a. ये एंगल d theta है, ये एंगल d theta. The element is shown to a large scale in this figure. ये वही एलिमेंट है a b c d, और ये एंगल d theta. यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जिसकी थिकनेस बन जाएगी डी आर. ये वॉल थिकनेस का एक छोटा सा पार्ट है डी आर. ओके, अब इस ये हम फ्री बॉडी डायग्राम के अगेन वही प्रिंसिपल जो बेसिक हमने पढ़ी हुई हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगी. ये हमारे पास एक क्रॉस सेक्शन व्यू है, क्रॉस सेक्शन जो इसकी लेंथ है वेसल की, वो आउट ऑफ द स्क्रीन है और इनटू द स्क्रीन है. तो हमने जो एलिमेंट कंसिडर किया है यहाँ पे, उसका सिर्फ क्रॉस सेक्शनल पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है. जो उसकी दूसरी डायमेंशन है विच विल बी इनटू द स्क्रीन, वो डायमेंशन 1 है, यानी हमने यूनिट लेंथ कंसिडर की हुई है. अच्छा, अब हम देखते हैं कि इस पे फोर्सेस और स्ट्रेसेस कौन सी लग रही हैं. इस एलिमेंट पे ना इंटरनल प्रेशर एक्ट करता हुआ कहीं आपको नज़र आएगा, ना एक्सटर्नल प्रेशर. क्यों? क्योंकि ये हमने ये एलिमेंट अंदर से काटा हुआ है. तो अंदर से जब हम काटेंगे तो इस एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए, यानी सेपरेट जब करेंगे फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट, तो जहाँ जहाँ भी ये इन कांटेक्ट है, जहाँ जहाँ भी जहाँ जहाँ से भी हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, वहाँ से इसके ऊपर स्ट्रेसेस लगेंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्ट्रेस इसके ऊपर लगेगी जब आप इसको यहाँ से सेपरेट करेंगे डी सी के अलॉन्ग. ये जो स्ट्रेस है यहाँ पे जो दिखाई गई है, ये स्ट्रेस रेडियल स्ट्रेस है एट आर डिस्टेंस. और इसी तरह अपोजिट साइड ए बी के अलॉन्ग अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में इसके ऊपर जो स्ट्रेस है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये आपको नज़र आ रही है. सिग्मा सी लिखा हुआ है, ये गलत है, बुक में सिग्मा सी लिखा हुआ है, सर्कमफ्रेंशियल लिखा हुआ है, लेकिन ये सिग्मा आर है बेसिकली. दिस इज स्ट्रेस इज सिग्मा आर, और ये वाली स्ट्रेस सिग्मा आर प्लस चेंज इन रेडियल स्ट्रेस, जिसको डी सिग्मा आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि डी आर का ये वेरी कर रहा है अलॉन्ग द रेडियस. सो यहाँ पे अगर सिग्मा आर है तो डी आर आगे जाने से इसमें जो चेंज आएगा वो डी सिग्मा आर. अच्छा, ये हमने डी सी और ए बी के अलॉन्ग जो इस पर स्ट्रेसेस होंगी उनकी बात कर ली है. एक स्ट्रेस ए डी, ये जो फेस बनेगा इसका, इसके ऊपर भी एक्ट करेगा. ये कौन सा स्ट्रेस? अगर आप इस पूरे प्लान को कंसिडर करते तो इसके अंदर स्प्लिटिंग जो होती, जिससे ये वाला पार्ट इस तरफ और ये वाला पार्ट इस तरफ फ्लाई करता, वो जो वॉल की इस जगह पे एक्ट करेगी. दूसरी जो डायमेंशन, ये स्ट्रेस हमेशा एरिया पे एक्ट करती है. दूसरी डायमेंशन इस पूरी सिनेरियो में इनटू द स्क्रीन है या आउट ऑफ द स्क्रीन आप कह लें, यूनिट डायमेंशन हमने ली हुई, यूनिट लेंथ. तो वो इस वॉल के ऊपर यहाँ एक्ट करेगी इस डायरेक्शन में. ये सर्कमफ्रेंशियल या हुप स्ट्रेस इसको आप कहेंगे, ये वाली है, ये टेंसाइल है. अगर आप पूरा इसको अलग करते तो उसके अंदर आपको या इस प्लेन के अलॉन्ग या इस प्लेन के अलॉन्ग आप अलग करते, तो जिस तरह हमने
यहाँ डिस्कस किया हुआ था आपको इस वॉल के ऊपर ये वाली स्ट्रेस, ये सिग्मा सरकमफ्रेंशियल इस जगह एक्ट करती है। हमने इस पर्टिकुलर हमारी जो थिक सिलेंडर की डिस्कशन चल रही है उसमें हमने ये वाली जो डायमेंशन है लेंथ के अलॉन्ग ये यूनिट डायमेंशन कंसिडर की हुई है फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द एनालिसिस। तो अगर आप यहाँ पे प्लान काटें तो ये वाला सेगमेंट और ऊपर वाला सेगमेंट अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इसके ऊपर एक टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है जो इसको स्प्लिट करने की कोशिश कर रही है इसके अलॉन्ग। हमने जो कंसिडर किया है इसमें अब थिकनेस बहुत कम है, उसको मैं यहाँ से पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन हमने जो कंसिडर किया हुआ है वो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए एक हमें ये वाला इस प्लेन के अलॉन्ग अगर हम देखें कि जो स्प्लिटिंग हो रही है उसमें सिर्फ एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस नहीं है ऑल ओवर द रेडियस। अगर आप यहाँ पे स्प्लिटिंग के स्ट्रेस देखें जो इस तरफ और उस तरफ स्प्लिट होने की कोशिश करेगा वो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए हमें एक लोकेशन स्पेसिफाई करनी पड़ गई कि हम जो हुप स्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो इस लोकेशन पे बात कर रहे हैं। तो सिग्मा सी इस तरफ और ये सिग्मा सी इस तरफ एक्ट करेगा इस वॉल के परपेंडिकुलर, इस वॉल के परपेंडिकुलर ये सिग्मा सी, ये दोनों सिग्मा सी हैं क्योंकि ये भी आर डिस्टेंस के ऊपर है, ये भी आर डिस्टेंस के ऊपर है, कोई इनमें चेंज नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ रह गई है, लॉन्गिट्यूडनल के अलॉन्ग भी इसको हमने तो अलग तो किया होगा जो हमने यूनिट लेंथ कंसिडर की हुई है, यानी अगर मैं इस फिगर को यूज़ कर लूँ जैसे यहाँ लेंथ dx ली गई है तो ज़ाहिर है एक इस तरफ से काटा गया है एक इस तरफ काटा गया है, ये यहाँ पे दो सेक्शंस लेके हमने सेपरेट किया है। जैसे मैंने पहले बात की थी जब हम इसको डिराइव कर रहे थे तो मैंने कहा था इस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस यहाँ पे अलॉन्ग द लेंथ अलॉन्ग dx एक्ट करेंगी ऑल अलॉन्ग दिस वॉल, लेकिन वो इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अंदर जब हम वर्टिकल की बात कर रहे थे तो इस लॉन्गिट्यूडनल वाली जो फोर्सेस थे उनका कंपोनेंट चूँकि नहीं था इस डायरेक्शन में, इसलिए हमने उनको शो नहीं किया था। तो सेम थिंग्स अप्लाई ओवर हेयर, हमने जो आउट ऑफ द स्क्रीन इस एलिमेंट पे एक्ट कर रही थी लॉन्गिट्यूडनल उसको शो नहीं किया है वो, क्योंकि इस प्लेन में जो फोर्सेस होंगी उनके अंदर जो समेशन कंसिडर करेंगे उसका पार्ट नहीं बनेगा। This element is subjected to two stresses, viz. the radial stress and hoop stress. Strictly speaking, it is subjected to three stresses, जैसे पहले बात कर लिए, but longitudinal is not shown in this figure. The variation of radial stress is such that it will be equal to Pi on the inner surface of the cylinder and becomes P naught at the outer surface of the cylinder. ये पहले डिस्कस कर लिया हुआ था। The element is in equilibrium, so डाउनवर्ड फोर्सेस समेशन F इक्वल टू 0 हम लिख रहे हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं। सो लेट्स लुक एट दिस सिग्मा। अब इसमें फोर्सेस हम स्ट्रेसेस को फोर्सेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे करेंगे? जैसे नॉर्मल प्रोसीजर होता है स्ट्रेस इनटू एरिया ऑन विच स्ट्रेस इज एक्टिंग। तो पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, सिग्मा यहाँ पर जो स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर, ये किस एरिया पे कितने एरिया पे एक्ट कर रही हैं ये वाली स्ट्रेसेस? ये उस एरिया की एक डायमेंशन ये है जो कि एक आर्क लेंथ है जिसको हम s इक्वल टू आर थीटा से निकालेंगे, और दूसरी डायमेंशन इनटू द स्क्रीन है जो कि यूनिट डायमेंशन लेंथ के अलॉन्ग हमने कंसिडर की हुई है। सो ये वाली लेंथ कितनी है? इट इज़ इक्वल टू रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विच इज़ इक्वल टू आर प्लस डी आर टाइम्स एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर विच इज़ डी थीटा। सो इट इज़ इक्वल टू ये स्ट्रेस है और ये एरिया का वो आर प्लस डी आर वो आर है इसमें, यानी एस इक्वल टू आर थीटा में, ये रेडियस है और ये एंगल सबटेंडेड डी थीटा, और इनटू 1 से ये एरिया बन रहे 1 हमें ड्रॉप कर लिया है। नेक्स्ट, इस साइड पे स्ट्रेस कितनी, इस साइड पे स्ट्रेस कितनी फोर्स प्रोड्यूस कर रही है? ये स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है सिग्मा आर और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। सो ये आर्क लेंथ जो होगी आर इंटू डी थीटा के बराबर होगी। अब ये चूँकि अपवर्ड है और हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन के दूसरी तरफ हमने लिख दिया सिग्मा आर इंटू आर डी थीटा।
ये हमने फोर्स ये वाली और ये वाली कंसिडर कर ली है. नाउ वी हैव टू कंसिडर सिग्मा सी दिस साइड एंड दिस साइड. इसका ये इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा. इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा. लुक, ये टोटल डिस्टेंस सॉरी ये टोटल एंगल डी थीटा है. टोटल एंगल डी थीटा, इसका हाफ ये होगा डी थीटा बाई 2, यानी वर्टिकल और इस आर का एंगल डी थीटा बाई 2 होगा. सो इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ लेके आ रहे हैं. वर्टिकल और इसका एंगल डी थीटा बाई 2 है. डी थीटा बाई 2. तो अगर इसका एंगल विद वर्टिकल डी थीटा बाई 2 है, इस कौन सा एंगल डी थीटा बाई 2 है, ये और इसका एंगल डी थीटा बाई 2. तो ये परपेंडिकुलर है टू आर, इसके परपेंडिकुलर ये, और वर्टिकल के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल. तो ये जैसे दो लाइंस के दरमियान एंगल वही होता है जो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है. सो ये एंगल डी थीटा बाई 2 है. इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल डी थीटा बाई 2. अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल डी थीटा बाई 2 है तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, सिग्मा सी इंटू साइन डी थीटा बाई 2. सिग्मा सी का ये वाला कंपोनेंट सिग्मा सी कॉस ऑफ एंगल इज डी थीटा बाई 2, और सिग्मा सी साइन डी थीटा बाई 2 ये वाला कंपोनेंट इसका बनेगा. लेकिन पहले हम इसको फोर्स में कन्वर्ट कर लें, फिर हम इसको कंपोनेंट ले लेंगे साइन डी थीटा बाई 2 करके. लेकिन फोर्स कितनी होगी, ये स्ट्रेस अगर सिग्मा सी है, आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये आपने एक ही वैल्यू सिग्मा सी की लिख दी है जबकि अलोंग द रेडियस ये वेरी करती है. ये इसीलिए तो हम डेरिवेशन कर रहे हैं थिक सिलेंडर्स के केस में कि वेरी करती है हूप स्ट्रेस अलोंग द रेडियस, जिस तरह रेडियल स्ट्रेस वेरी कर रही है. तो हमने यहाँ पे सिग्मा सी की वैल्यू डिफरेंट होगी, यहाँ पे सिग्मा सी की वैल्यू डिफरेंट होगी, लेकिन हमने एक वैल्यू ले ली है सिग्मा सी की जो कि सेंटर में होगी, एवरेज ऑफ दिस टू. लेकिन हमने उसको कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर लिया क्योंकि ये स्मॉल लेंथ है, यानी स्मॉल डिस्टेंस डी आर है, इसलिए हमने एक वैल्यू ले ली है सिग्मा सी की. ऑलराइट, तो सिग्मा सी स्ट्रेस ओवर एरिया ऑन विच इट इज़ एक्टिंग. ये एरिया कितना है, ये डिस्टेंस डी आर है मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज़ आउट ऑफ द स्क्रीन या इनटू द स्क्रीन. सो सिग्मा सी मल्टीप्लाइड बाय डी आर इंटू 1 या सिग्मा सी इंटू डी आर. ये हमारे पास फोर्स हो गई और उसका कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इट विल बी that force sigma c into dr multiplied by sin d theta by 2. Let's look at this part in the equation. इक्वेशन में ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इसलिए लिखा गया है कि 2 हैं तो इसलिए एक को लिख के फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सिग्मा c इंटू डी आर इंटू 1 ये हमारे पास फोर्स बन गई, और साइन डी थीटा बाई 2 लिख करके हमने इसको वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया. 2 करके हमने दोनों तरफ की फोर्सेस को कंसिडर कर लिया. ओके, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे. सो ये बात यहाँ लिखी गई है कि वेरिएशन ऑफ सिग्मा सी हैज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द फोर्स एज डी आर इज़ वेरी स्मॉल, इसलिए हमने सिग्मा सी की एक ही वैल्यू ले लिए. आफ्टर नेग्लेक्टिंग मल्टीपल्स ऑफ स्मॉल टर्म्स, यानी इसमें आपको मिलेगा कहीं पे जहाँ पे मसलन डी आर और डी थीटा, अब डी आर भी स्मॉल वैल्यू है और डी थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे वो खुद एक स्मॉल वैल्यू है. जैसे मसलन अगर आपको मैं कहूँ कि 0.001 इंटू 0.001, तो अब ये बहुत स्मॉल वैल्यू बन जाएगी. इस तरह से अगर कहीं मल्टीप्लाई हो रही हैं दो डिफरेंशियल तो हम उनको नेगलेक्ट करते जाएंगे. तो मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन अगर हो सके मैं आपको वाइट पेपर पे, बल्कि आप खुद सॉल्व कर सकते हैं. इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी. जहाँ दो डिफरेंशियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं उस टर्म को हम नेगलेक्ट कर लेंगे. और एक और सिंप्लीफिकेशन हम यूँ करने जा रहे हैं कि साइन ऑफ अ स्मॉल एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल. सो साइन डी थीटा बाई 2 की जगह डी थीटा बाई 2 लिख दिया हुआ है हमने, इसलिए आपको साइन नीचे कहीं नज़र नहीं आ रहा है. सो इससे हम इन दो सिंप्लीफिकेशन से हम ये इक्वेशन पे पहुँच सकते हैं. दिस इज़ मैथमेटिकल स्टेप, आप इसको खुद कर सकते हैं.
sigma r plus sigma c equal to minus r into d sigma r over r. Now, the assumption that the plane section remain plane even after application of internal and external pressure would be taken to mean that the longitudinal strain at every point will be the same. Longitudinal strain at every point will be the same. So an element of cylinder will be acted upon by the stresses sigma longitudinal, sigma c and sigma r as shown in this figure. ये हमें तीनों जो स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं एलिमेंट पे वो दिखाया गया है. ये सिग्मा आर ऑन द आउटर फेस, ये सिग्मा आर ऑन द इनर फेस, ये कंप्रेसिव है. ये सिग्मा सी, ये सिग्मा सी, ये सर्कमफेरेंशियल या हूप स्ट्रेसेस हैं, ये दोनों टेंसाइल. और ये लॉन्गिट्यूडल, सिग्मा लॉन्गिट्यूडल एक्टिंग, ये लेंथ के अलॉन्ग डायमेंशन है, ये लेंथ के अलॉन्ग डायमेंशन है, ये डायमेंशन थिकनेस के अलॉन्ग है, और ये जो डायमेंशन है ये भी थिकनेस की यानी वॉल की थिकनेस की डायरेक्शन के अलॉन्ग है, ये वाली डायमेंशन. इसको आप इस डायमेंशन को आप जैसे ऊपर हमने डी आर लिया था ना, उसके इक्विवेलेंट आप इसको ले सकते हैं, डी आर यहाँ से लेके यहाँ तक. और ये जो है हमने लेंथ के अलॉन्ग हमारे पास डायमेंशन है, लेंथ के अलॉन्ग, जिसके ऊपर सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल एक्ट करता है. अच्छा, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल जो एक्ट कर रहा है उससे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है, हमने कहा कि वो यूनिफॉर्म होगी, एट एवरी पॉइंट सेम होगी. इस वजह से हम इसको एक कांस्टेंट लिख रहे हैं, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल इक्वल टू अ कांस्टेंट. अब सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? ये पॉइसन इफेक्ट हम कुछ टॉपिक्स के बाद पढ़ने लगे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसकी एक एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट मी एलैबोरेट. सिंपल है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होगी, एक तो इस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से प्रोड्यूस होगी. ये इसको खींचेगा, अगर ये टेंसाइल है, ये भी टेंसाइल है, तो इसकी डायरेक्शन में खिंचाव लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, लेंथ बढ़ेगी. लेकिन एट द सेम टाइम चूँकि इस पर बाकी भी स्ट्रेसेस लग रही हैं, तो इन बाकी स्ट्रेसेस की वजह से भी इस डायरेक्शन में लेंथ चेंज हो रही है, जिससे इस डायरेक्शन में स्ट्रेन एडिशनल प्रोड्यूस होगी. सो एक तो ये स्ट्रेस खुद अपनी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ओवर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. लेकिन एक और स्ट्रेन, मसलन आप इसको देखें, एक चीज़ को अगर आप इस डायरेक्शन में खींचते हैं तो इस परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में अगर आप खींच रहे हैं तो इस डायरेक्शन में वो शॉर्टन होगी. एक इस डायरेक्शन में अगर आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में उसके अंदर शॉर्टनिंग प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक नेगेटिव टर्न नज़र आ रही है. वो शॉर्टनिंग कितनी प्रोड्यूस होगी? सम कांस्टेंट टाइम्स स्ट्रेन इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगी सिग्मा सी ओवर दिस स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो इस कॉन्स्टेंट जो 1/m लिखा हुआ है, इसको हम अक्सर न्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस बुक में 1/m लिखा गया है, अप टू द ऑथर. इस सम कांस्टेंट जिसको हम पॉइसन्स रेशो कहते हैं, दैट पॉइसन्स रेशो इनटू सिग्मा सी ओवर ई. ये इसकी वजह से जो इस डायरेक्शन में शॉर्टनिंग होगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, वो ये शॉर्टनिंग होगी, इसलिए नेगेटिव साइन के साथ लिखा गया है. प्लस 1/m, ये वही पॉइसन रेशो, मटेरियल की पॉइसन रेशो है, कांस्टेंट है, इनटू रेडियल डायरेक्शन में, जो रेडियल डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो वो अपनी डायरेक्शन में तो शॉर्टनिंग कॉज करेगा रेडियल डायरेक्शन में, लेकिन ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बन रही है लॉन्गिट्यूडनल के अलॉन्ग, इसमें ये एलोंगेशन काज करेगा. सो इसलिए पॉजिटिव के साथ लिखा गया है इसको. दिस विल बी अ कांस्टेंट. ये जनरलाइज्ड हुक्स लॉ या हुक्स लॉ इन थ्री डायमेंशन, ये हम थोड़ी देर में यानी कुछ टॉपिक्स के बाद पढ़ने लगे. उसकी एप्लीकेशन एक लिखी हुई है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट. इट शुड बी इक्वल टू अ कांस्टेंट बाय द असम्पशन दैट प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन. नाउ इसी को अगर आप देखें तो हम अभी लिखने लगे हैं सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल ओवर ई. चूँकि सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल जो है ये एक कांस्टेंट है. सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल इज़ अ कांस्टेंट, हमने डिस्कस किया था. लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के ऊपर यूनिफॉर्म स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है. सिर्फ हूप स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेसेस
रेडियस के अलॉन्ग वेरी कर रही हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस आर कांस्टेंट्स, इसलिए अगर आप इसको राइट साइड पे ले जाएं तो कांस्टेंट प्लस अनदर कांस्टेंट विल ऑल्सो बी अ कांस्टेंट, इसलिए ये जो दो टर्म्स रह गई हैं ये कांस्टेंट के इक्वल हमने लिख दी हैं, आल दो ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट डिफरेंट होगा बट स्टिल अ कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ से हम बिकॉज सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस वजह से हमने कहा कि इसको अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये भी एक कांस्टेंट प्लस अनदर कांस्टेंट, दिस विल बी अ न्यू कांस्टेंट, स्टिल इट्स अ कांस्टेंट, इसलिए हम इससे लिख सकते हैं। अच्छा, m और e ये भी मटेरियल की 1/m न्यू पॉइसन रेशो है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, e इज़ ऑल्सो मटेरियल प्रॉपर्टी, सो ये भी कॉन्स्टेंट्स हैं फॉर अ गिवन मटेरियल। इस वजह से अगर हम बोथ साइड्स पे एम ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी, और इधर आ जाएगा कांस्टेंट इनटू एम ई, अगेन ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टू न्यू कांस्टेंट, m and e will again be a constant, so one constant multiplied by another will be ending up with another constant, so हम उसको भी एक कांस्टेंट कह सकते हैं। इसका मतलब ये कि उस अब जो कांस्टेंट बन गया दिस कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय m इंटू ई, ये जो कांस्टेंट नया कांस्टेंट बनेगा उसको हमने एक नाम दे दिया 2a। अच्छा, ये सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी इज इक्वल टू 2a लिखा हुआ है, और फिर यहाँ सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर इक्वल टू 2a लिखा हुआ है, आल दो इसको हमें लिखना चाहिए सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर इक्वल टू माइनस 2a, क्योंकि अगर हम यहाँ ऑर्डर चेंज कर रहे हैं या माइनस से मल्टीप्लाई -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा। आप इनमें से किसी एक इक्वेशन को लेके आगे चल सकते हैं। आप इस जगह कांस्टेंट 2a इंट्रोड्यूस करना चाहें या इस जगह इंट्रोड्यूस करना चाहें, यहाँ पे हमें नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि ये फिर इनवैलिड हो जाता है। हम यहाँ पे सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर इक्वल टू, मसलन मैं इसको कह रहा हूँ अभी मैं 2a नहीं लिख रहा, मैं कह रहा हूँ सिग्मा आर माइनस सिग्मा सी अगर एक कांस्टेंट है तो सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर भी तो एक कांस्टेंट होगा ना। उस कांस्टेंट को सिग्मा सी माइनस सिग्मा आर को हम उस जो कांस्टेंट है उसको हमने एक नाम दे दिया 2a। अच्छा, अब हम इसको इक्वेशन 8.4 कह दिया और ऊपर हमारे पास एक इक्वेशन थी 8.3 जिसमें सिग्मा आर प्लस सिग्मा सी इक्वल टू माइनस आर डी सिग्मा आर और डी आर हमने इक्वेशन लिखी थी। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 8.3, ये वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, अगर मैं साइमल्टेनियसली डिस्प्ले कर सकूँ इनको, ये फ्रॉम 8.3 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, इसका मतलब क्या है, हम बेसिकली सॉल्व करना चाह रहे हैं दोनों इक्वेशंस को फॉर सिग्मा सी एंड सिग्मा आर। उसका एक तरीका ये है कि आप ये इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो सिग्मा सी माइनस सिग्मा सी ये कैंसिल हो जाएंगे और सिग्मा आर, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, सिग्मा आर प्लस सिग्मा आर विल बिकम 2 टाइम्स सिग्मा आर, और बाकी ये वाली टर्म माइनस 2a आप लिख सकेंगे। दिस इज़ व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, 2 टाइम्स सिग्मा आर और माइनस आर डी सिग्मा आर ओवर डी आर माइनस 2a, ये वाले ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो माइनस में आएगा। तो इस 2a को आप इस साइड पे ले जाएं और 2 को कॉमन ले लें तो 2 टाइम्स सिग्मा आर प्लस a कैन बी रिटन एज माइनस आर डी सिग्मा आर ओवर डी आर। और फर्दर अगर आप यहाँ से इक्वेशन को अलग कर दें फॉर आर ओवर डी आर को अगर लिखेंगे तो ये दिस टर्म डिवाइडेड बाय डी ओवर सिग्मा आर आएगा, यानी माइनस आर ओवर डी आर को अलग करेंगे तो ये डी सिग्मा आर यहाँ पे आ जाएगा नीचे। और अगर आप रेसिप्रोकल लें यानी आर ओवर डी आर के बजाय आप डी आर ओवर आर को करना चाहें तो ये चेंज हो जाएंगे, डी सिग्मा आर ओवर 2 टाइम्स सिग्मा आर प्लस ए, ये हो जाएगा। ये मैथमेटिकल है, यू कैन रीच दिस रिजल्ट योर सेल्फ। डी आर और आर अब ये माइनस इस तरफ पे ले गए हैं। नेक्स्ट हमने सिंपली ये 2 को इस तरफ ले आए हैं इस जगह पे, ना इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड्स पे, इंटीग्रल डाल दिया। इसका इंटीग्रल ये आपको 1 ओवर आर का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ आर बन जाएगा, और यू नो हम इसको 2 टाइम्स लॉग ऑफ आर नेचुरल लॉग ऑफ आर लिखेंगे, और इसका 1 ओवर सिग्मा आर प्लस ए का इंटीग्रल बन जाएगा। ये माइनस साइन उसी तरह से है,
नेचुरल लॉग ऑफ सिग्मा आर प्लस ए प्लस अ कांस्टेंट जिसको हमने लॉग बी लिख दिया। जैसे आप सी लिख लेते हैं तो लॉग ऑफ सी आप कह लें, या मैंने यहाँ सी के बजाय बी की टर्म यूज़ की है, लॉग ऑफ बी, ये भी कांस्टेंट होगा। ये मैथमेटिकल अगेन यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेयर लॉग ऑफ बी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रिमूविंग लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन वी गेट। इससे पहले हम इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे। 2 लॉग ऑफ आर को आप लॉग ऑफ आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपको बेसिक फार्मूला पता है। और इसके अंदर ये जो -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सिग्मा आर प्लस ए का यहाँ पे पावर बन जाएगी, लॉग ऑफ सिग्मा आर प्लस ए रेज टू द पावर -1, या जिसको आप 1/, भी लिख सकते हैं, प्लस लॉग ऑफ बी एज इट इज़। तो प्लस लॉग ऑफ बी लिखा हुआ है, फिर लॉग ऑफ one quantity plus log of another quantity can be written as log of product of the two। ये आप सिंपली आप लिख सकते हैं। नहीं, ये सिंप्लीफिकेशन मैं आपको वाइट पेपर पे अलग से भेज दूँगा। सो ये एक्सप्रेशन इस साइड पे एक्सप्रेशन आपकी बन जाएगी लॉग ऑफ बी ओवर सिग्मा आर प्लस ए, यानी बी ओवर दिस टर्म ये डिवीजन में इसलिए चला जाएगा कि रेज़ टू द पावर -1 है। सो अब जब आप एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड्स पे, सो देन यू कैन से आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी ओवर सिग्मा आर प्लस ए, या रीराइट करें तो सिग्मा आर इज इक्वल टू बी ओवर आर स्क्वायर माइनस ए। सो वी हैव सॉल्व द इक्वेशन फॉर सिग्मा आर इन टर्म्स ऑफ two constants a, b and r, where a and b are constants. Equation 8.5 conveys the distribution of radial stress is parabolic. Now substituting the expression for sigma r in equation 8.4, सिग्मा आर की इक्वेशन अब हम सिग्मा इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे, सो वी विल बी एबल टू गेट सिग्मा सी। सिग्मा आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा सी की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज़ वेयर वी हैव ऑब्टेन्ड दिस सिग्मा सी इक्वल टू बी ओवर आर स्क्वायर प्लस ए। ये भी पैराबोलिक है। अगर आप सम कर लें किसी भी जगह पे, यानी सिग्मा आर प्लस सिग्मा सी इन दोनों इक्वेशन को सम कर लें, आपके पास आंसर क्या आएगा, -a प्लस ए 0 हो जाएंगे, बी ओवर आर स्क्वायर प्लस बी ओवर आर स्क्वायर विच विल बिकम 2 times बी ओवर आर स्क्वायर। सो इक्वेशन 8.5 and 8.6 are called Lamb's equation, ये वाली और ये वाली। These are simply equations for radial stress and circumferential stress. They represent the variation of radial and hoop stress across the wall of a thick cylinder. Constants A and B should be computed based on n conditions. The boundary conditions are when R is equal to Ri, internal surface के ऊपर, vessel की internal surface के ऊपर जो radial stress है, it is equal to Pi, internal pressure, and when R is equal to R outer, then sigma R is equal to P naught, P outer. It is important to note that the radial stress is compressive and circumferential stress is tensile in nature. Also, their numerical difference is always a constant over the wall thickness, over the thickness of wall. अगर आप इन दोनों को डिफरेंस ले लें तो आपके पास आंसर आएगा -2a या +2a, जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं। So it will be a constant in all cases, इनका numerical difference. So let's look at this illustrative problems. A fuel injector of a pipe of an automobile has 6 लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 है when you look at the rest of the data. 3 millimeter outside diameter and 1.5 millimeter bore. 1.5 millimeter bore का मतलब है इंटरनल जो डायमीटर है वो 1.5 millimeter है, आउटर डायमीटर इज़ 3 millimeter, इंटरनल डायमीटर इज़ 1.5 millimeter। तो रेडियाई जो है वो इनके हाफ हो जाएंगी, यानी 3 millimeter का आउटर रेडियस और 0.75 millimeter का। अगर आप इसको 6 मानते हैं एज इट इज़ डेटा को, तो फिर रेडियस 3 बनता है, लेकिन ये 3 है, आउटसाइड डायमीटर इज़ 3, so outside radius will be 1.5, internal diameter is 1.5, so internal radius will be half of 1.5, 0.75 millimeters. So determine hoop stress in the material if the internal pressure is 14 megapascal. External pressure is not available, so assumed to be 0. Now radial stress is given by b over r square minus a. We apply boundary conditions to find the constants a and b when r is equal to 0.75 millimeters, sigma r is 14 megapascal inside pressure. When r is equal to 1.5 millimeter, then sigma r is equal to 0 outside pressure. तो इसकी values at 2 different values of r आपको पता है. So when you use these, so you can form 2 equations.
R की वैल्यू 40 megapascal when, sorry, sigma R की वैल्यू 40 megapascal when R is equal to internal radius 0.75 millimeter, and it is equal to 0 when R is equal to outer radius 1.5 millimeter. So solving these two equations, you can get the constants B and A. Now you can put these constants back into this equation, and then you can easily compute this sigma stress, sigma hoop, because sigma hoop का फार्मूला जो है वो यहाँ पे आपको, ये तो सिग्मा आर का फार्मूला है, एक्चुअली में कैलकुलेट सिग्मा हूप स्ट्रेस का कहा गया था। हूप स्ट्रेस का फार्मूला अभी हमने देखा, बी ओवर आर स्क्वायर प्लस ए, बी और ए हमने कैलकुलेट कर दिए यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस ऑफ सिग्मा आर। सो वंस बी एंड ए आर नॉन, आर की वैल्यू जहाँ आपको कहा गया है आप कैलकुलेट कर लें। लेट्स सी, circumferential hoop stress is maximum, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट की गई है when r is equal to r I, यानी if you look at this, ये circumferential stress का फार्मूला है। ज़ाहिर है r की वैल्यू जितनी छोटी आप पुट करेंगे उतना सिग्मा c का बड़ा आंसर आएगा। सो r की मिनिमम वैल्यू हमारे पास इनर रेडियस के बराबर है। सो व्हेन यू पुट r इक्वल टू इनर रेडियस यू गेट मैक्सिमम वैल्यू फॉर सिग्मा c। सो यू कैन C, sigma c is equal to b over r square plus a. So r square हमने internal radius put किया 0.75, and this is the answer. So you can look at some more problems if you like. Basic formula यही है। ज़्यादा टाइम हमें derive करने में लगा है because you actually need to understand the nature of these। ये 3D stress का, 3D state of stress की एक example है thick cylinder। जब हम आगे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड स्ट्रेसेस ऑन थिक सिलेंडर्स एंड आल्सो ऑन थिन सिलेंडर्स। ये हमने डिस्कस कर लिया है। थिन सिलेंडर में 2 डायमेंशनल स्ट्रेस थी, सिर्फ हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। थिक सिलेंडर्स में तीनों स्ट्रेसेस, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस हैं, रेडियस के अलॉन्ग, लेंथ के अलॉन्ग और सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन के अंदर भी। सो 3D state of stress. Okay, good example. So this is it for today.